वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है जनाब बाबर मिर्ज़ा चुगताई साहब से। बाबर साहब, ये कंप्यूटराइज जो लैंड है उसमें आप समझते हैं कि जो दुनिया में जहाँ जहाँ लैंड को कंप्यूटराइज किया गया है तो एक तरह के बहुत से इश्यूज जो हैं वो जो यही चीज़ें जो बाद में केसेस की सूरत में सामने आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अभी तक आपने भी शुरू में भी आपने फरमाया कि हम ये बहुत देर से मुतालबा कर रहे हैं, पब्लिक भी कहती है कंप्यूटराइज हो, गवर्नमेंट के भी बयानात आते हैं कि जी लैंड को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। क्या है इसमें हर्डल? हर्डल इस मुल्क में हर मामले में हर्डल क्या है? मतलब बहुत सारे लोग आते हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ सिफारशात, मुख्तलिफ अपने आइडियाज़ देते हैं, लेकिन असल मामला जाके टिकता है और अटकता है कहाँ पे? उन अदारों में, उन ब्यूरोक्रेसी के उन ऐवानों में, उन जगहों पे जहाँ पे जाके उनको पता है। देखिए, अगर ये मामलात नहीं होंगे, अगर लैंड को कंप्यूटराइज कर दिया जाए, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। कराची डिफेंस, लाहौर डिफेंस अथॉरिटी ने अपने तमाम लैंड्स के मामला जो हैं कंप्यूटराइज किए हैं। मुझे बताइए वहाँ पे कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है, नहीं नज़र आती। डिफेंस के एरियाज़ में कहीं पे किसी का प्लॉट 25 साल पहले उसको मिला था, आज भी वहाँ पड़ा हुआ है। आप लोग क्यों नहीं कहते अथॉरिटीज के साथ कि अगर लैंड जो है, अगर केडीए है, एमडीए है, एलडीए है, कुछ भी है, उन्हें कहें जी जब तक आपका ये सिस्टम लैंड कंप्यूटराइज नहीं होगा हम यहाँ प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। केडीए, एमडीए और एलडीए तीनों में लैंड को कंप्यूटराइज किया हुआ है। फिर असल मसला है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, रेवेन्यू लैंड लेकिन को बाद में फिर वो उसको क्यों ले आता है? वो पैरेलल चलते हैं, वो पैरेलल चलते हैं। अब आज मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने इलाके एक नोटिफिकेशन के तहत केडीए को एक्वायर हो गए थे, वहाँ पे भी जो भी उस वक्त बदनीयती समझ लें या उसमें और कोई मकसद समझ लें, उस लैंड की एक्विजिशन को प्रॉपर करके नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये है कि वो आज भी लैंड जो है, रेवेन्यू जो है, वो क्या करता है कि वहाँ जो भी लोग आते हैं, सियासी लोग, वो अपने अलॉटमेंट कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये टसल बिटवीन जो है वो गवर्नमेंट इदारों के दरमियान भी है। जी बिल्कुल। मसलन जो सूबाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो उस अथॉरिटी के साथ भी जो है वो दस्तो गिरेबान है, तो असल में वो मामलात जो हैं वो फवायद हासिल करने के। अच्छा बाबर साहब, ये बताया कि जिस वक्त एक बिल्डर जो है वो प्रोजेक्ट अनाउंस करता है और लोग जो हैं वो उसमें आना शुरू हो जाते हैं, और केबीसीए कराची में जो है वो उसकी एनओसी, इसी तरह मुल्क के दूसरे इलाकों में, आपके ख्याल में जो मुख्तलिफ सूबों का सिस्टम है इसमें आपको कहाँ पे ज़्यादा बेहतर जो है वो इन्वायरमेंट नज़र आ रही है, जहाँ पे लोग, आपको लैंड के इश्यूज भी गवर्नमेंट के साथ मामलात नहीं होते, पब्लिक के साथ भी कम होते हैं और बाकी उसका रिस्पॉन्स भी बेहतर आता है? लैंड के इश्यूज़ को हटा के, क्योंकि लैंड का एक ऐसा मसला है जो ना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कंट्रोल कर सकता है ना कुछ। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे पाकिस्तान में इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम किसी के पास नहीं है जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और केडीए के पास है। अच्छा, कहीं पे भी पाकिस्तान में हमारे और भी मेंबर हैं। ज़लज़ले के लिए आप देखिए कि अभी शुरू हुआ, जो अभी ये ज़लज़ला आया था उसके बाद पूरे पाकिस्तान में उस कोड पे अमल करना शुरू हुआ है, लेकिन कराची में 80 से उस पर अमल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा शिकायतें केबीसीए के कहाँ खिलाफ है हैं। आप बताएं? कोई इतने ज़लज़ले या इतनी चीज़ें आफात आती नहीं, हैं। ज़लज़ले को छोड़ दें, जी। एक चीज़ आप मुझे ये बताएं कि लोगों को ये शिकायत है कि बिल्डर जो प्रोजेक्ट अनाउंस करता है उसके मुताबिक नहीं बनाता। देखिए, दो चीज़ें हैं, और उसमें अगर वो साइज है अपना बिल्डिंग का, उसमें पार्किंग है तो पार्किंग सही नहीं है, अगर वो उसकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी की बात है तो वो नहीं है, तो बाद में जब लोग वहाँ पे आके रहना शुरू होते हैं 100 तरह के मसाइल उस वक्त सामने आ जाते हैं, तो बिल्डर जो है वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं गुज़श्ता करता। 10 साल में आपको मैं एक और बात बताऊं, ये जो कहना है ना लोगों का, जिस हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, मैं कराची की नुमाइंदगी नहीं कर रहा चूँकि मैं सब जगहों पे जाता हूँ सब, कराची से बेहतर बिल्डिंगें कहीं आपको नज़र आती हैं? आप मुझे बता दें कि कराची से बेहतर बिल्डिंग्स कहाँ नज़र आई हैं। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि हमारे यहाँ कम्युनिटी लिविंग का सिस्टम नहीं है। आपके, मेरे, इनके, किसी के घर में आप जाके देख लें, हमारे यहाँ जब हम नया घर लेते हैं तो उसमें ट्रैप पर स्टेनर भी लगा होता है, सब चीज़ें लगी होती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो ट्रैप के स्टेनर जो है निकालना है, बाहर फेंकते, जो ट्रैप में लगे होते हैं। जी जी। अब लोगों को ये नहीं पता कि अब यूपीवीसी पाइप का दौर है, इसमें होता क्या है, या पिछले उसमें पहले भी होता था कि जो कचरा, जो चीज़ें, उस सिर्फ अपना पानी जल्दी से सीवर का पानी निकालने के लिए हम वो ट्रैप्स हटा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है आपको बिल्डिंग्स में ये नज़र आएगी कि जी वो पानी बहता हुआ नज़र आएगा, सीवरेज का सिस्टम वो नज़र आएगा। तो देखिए, जो बिल्डर है उसने बिल्डिंग बना के दी है, उसकी मेंटेनेंस हम कब से
इस सिलसिले में एक कानून बनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, यही सवाल जो है ना, इसको मैं थोड़ा दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा कि यही होता है कि जब आप मालकाना हकूक पे फ्लैट्स और प्रोजेक्ट्स जो है वो सेल कर जाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग एक लावारिस बिल्डिंग के तौर पर खड़ी होती है। घुसने नहीं देते ना, घुसने देते। घुसने नहीं देते। अच्छा, और इसके जो लोग पैसे वापस लेने के लिए आते हैं ना आपके पास शिकायत लेकर, उनका भी यही ख्याल होता है कि ये बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं है, या ना तो कोई सिस्टम है, ना ही इसका मटेरियल वो है जो हमें बताया गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ 90% लोग वो वापस आते हैं कि जैसे ही प्रॉपर्टी की कीमतें गिरना शुरू होती हैं, लोग ये सोचते हैं, जैसे आजकल अमेरिका और वहाँ पे हुआ कि फोरक्लोजर लॉ के बाद तो लोग अपने वहाँ पे क्यों वापस कर रहे हैं, अपने अपने बंगले वापस कर रहे हैं कि अच्छा हाँ जी, वजह यह है कि एक मकान $6 लाख का था, आज उसकी कीमत मार्केट में $4 लाख है, और उसको पता है कि अगर मैं किस्तें देता रहूँ तो मुझे 6 लाख देने हैं, तो वो क्या करता है, वो बैंक को हैंड ओवर कर देता है। वो तो बैंकिंग का मसला है ना, हम तो दूसरी बात कर रहे हैं। आप हमसे भी यही बात कर रहे हैं कि अब उसको ये नजर आता है कि ये फ्लैट जो मैंने 40 लाख रुपए का बुक कराया था, जिसमें 25 लाख रुपए मैंने दिए हैं, आज इसकी मार्केट में कीमत ही 25 लाख रुपए है, तो बिल्डर मुझे उस वक्त देगा जब 15 लाख रुपए मैं और दूंगा। तो वो सबसे पहले स्टैंड ये लेता है कि जनाब ये 25 लाख रुपए, अगर ऐसा ही है, देखिए कॉमन सेंस की बात करें हम, अगर ऐसा ही है तो इस शहर में आजकल तो मसला ये जो चल रहा है उसके हवाले से जो इकनॉमिकली हमारे यहाँ मुआशी जो एक कसाद बाजारी आई हुई है, जो इकनॉमिकल क्रंच है, उसकी वजह से, वरना कराची शहर में महीने के 50 से 60 प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं। उनके फ्लैट्स लोग क्यों खरीदते हैं? उनके फ्लैट्स क्यों खरीदते हैं? मैं कहता हूँ कि चलें बिल्डर सब खराब हैं तो ना खरीदें, क्यों खरीदते हैं? आज भी इस कराची शहर की, अगर यहाँ कराची में जो घरों की ज़रूरत है वो मौजूद घरों से बहुत ज्यादा है, तो लोग कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, कराची तो फिर भी मैच कर रहा होता है, लेकिन कराची में चूंकि लोगों की आमद बहुत ज्यादा है, इन्फ्लक्स ज्यादा है, लेकिन देखिए ना, मजदूर आके बेचारा गरीब आदमी तो फ्लैट खरीदने के वैसे बाबर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की शाहकार बिल्डिंगें हैं वो तो माजी की बिल्डिंगें हैं, और आप तो एक अरसे से आबाद की तंजीम चला रहे हैं, सारे लोग जो हैं आपके, और इतना आप इसको कहते हैं शाहकार बिल्डिंगों में नाम लीजिए आप, जितनी पुरानी बिल्डिंग है अभी कराची में आप देखेंगे, जितनी कॉलोनियल पीरियड की बिल्डिंग है वो अभी भी आपकी शाहकार बिल्डिंग है। देखें ये आपकी जो सिंध हाई कोर्ट की कराची की बिल्डिंग है, सिंध हाई कोर्ट की बिल्डिंग की तारीख ये है कि कितने सालों में बनी थी वो, एक मिनट, इट्स नॉट ए कमर्शियल बिल्डिंग, लेकिन आप देखें 150 साल पुरानी बिल्डिंग है, अभी भी वहां पे पार्किंग जो है वो इनफ है। 150 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो जो स्पेस देखें, पार्किंग की आप बात कर रहे हैं, लेकिन देखें आप बिल्डर हैं, आप बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे आप पिछले 35 साल में आबाद के किसी मेंबर की शाहकार बिल्डिंग बताएं कौन सी है? हमारी तो कमर्शियल बिल्डिंग ही होती है ना। बाबर साहब हमारी बातचीत जारी है, एक ब्रेक के बाद हमें हाजिर होना है दोबारा। नाजरीन, बाबर मिर्ज़ा चुगताई से हमारी गुफ्तगू जारी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी उनसे पूछने वाली हैं, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है बाबर साहब के साथ। बाबर साहब ये बताइए कि आपने बहुत सी चीज़ों की तरफ जो है वो निशानदेही की है कि जिसमें सिविक सेंस की भी बात है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की भी बात है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो लैंड माफिया है इससे छुटकारा कैसे हो सकता है? लैंड माफिया से छुटकारा उसी सूरत में मुमकिन है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को प्रॉपर अपना उसको रिकॉर्ड को सही तौर पे लेके जाए, वंस फॉर ऑल फैसला करे, एक दफ़ा सारे चीज़ें रोक के उनको कंप्यूटराइज कर दे और उसके बाद आगे चलने का काम हो। नहीं, आपने एक चीज़ कही कि जब माफिया इसलिए है कि उसकी वो ताकत बहुत ज़्यादा ताकत है, इस ताकत से किस तरह निपटा जाए? इस ताकत से तो आपने कहा ना गवर्नमेंट बेचारी है, जब गवर्नमेंट भी बेचारी है, इसलिए बेचारी है कि गवर्नमेंट अगर रेट किसको अपनी आबाद इसमें अपनी कितना ताउन कर सकता है? सिफारिशात देते हैं, नहीं आपका ताउन कितना हो सकता है? हमारा तो ताउन नहीं होता है। नहीं, आप एक चीज बताइए, रिकॉर्ड देते हैं हम, तो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कोई बंदा जो है, आपका मेंबर जो है वो डिफॉल्ट करता है और वो गलत कोई प्रोजेक्ट करता है, तो आप उसे ब्लैकलिस्ट करते हैं? क्यों नहीं करते? अभी तक कितने बंदे आपने ब्लैकलिस्ट किए? बेइंतहा कोई वाकई किए हैं आप? बिल्कुल होते हैं। अगर कोई ऐसा बिल्डर, अव्वल तो देखिए आबाद की मेंबरशिप लेना बहुत मुश्किल काम है, वरना ये आपके 1000-1100 नहीं होते। पूरे पाकिस्तान में कितने बिल्डर्स हैं? ये 1000-1100 नहीं होते।
इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वन थिंग आई टेल यू। ये इतना आसान काम नहीं है कि आपने एक कागज़ दिया और मैंने आपको मेंबरशिप दे दी, ऐसे नहीं होता भाई। बाबर साहब एक चीज़ बताएं, आपका जो मेंबर है वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने में क्या ऐसा मुमकिन है कि हमने अक्सर देखा है कि ये जो बुकिंग 10,000, 20,000 या 50,000 में हो रही होती है, अगर प्लॉट जो हैं वो 1,000 प्लॉट हैं या 200 फ्लैट्स हैं, तो वो बुकिंग अपनी उस चीज से ज्यादा कर लेते हैं। देखिए काली भेड़ों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, देखें तो क्या इसको ट्रांसपेरेंट आप कैसे बना सकते हैं कि बंदा उतनी ही बुकिंग करे जितनी उसके पास अवेलेबल है? ना बहुत आसान बात है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। देखिए बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जब केडीए उसका लेआउट फॉरवर्ड करता है तो उस पर प्लॉटों की डिटेल होती है कि 1,000 प्लॉट हैं या 800 प्लॉट हैं या 700 प्लॉट हैं। तो वो जो आदमी बुकिंग करा रहा होता है वो ये तो देखे कि भाई ये मेरा नंबर जो है क्या दे रहा है मुझे। उस वक्त तो आपको पता है वो नंबर अलॉट ही नहीं ना हो रहा होता उस वक्त, तो वो तो एक ऐसी उसमें हिडन गेम रखी होती है। अच्छा चलिए, ये है कि आप लोग इस पे वर्किंग करें, नहीं ये ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि हिडन गेम रखी हुई है तो पर्चियां बट रही हैं जिस पे कहीं फ्लैट नंबर जब आप किसी बिल्डर के ऑफिस में जाते हैं तो उसने वहां पे पिन्ने लगाई होती हैं कि ये तो बुक हो गए हैं, ये खाली पड़े हुए हैं। यस भाई, कुर्बानी का बकरा खरीदने के लिए तो हम 500 चीज़ें करते हैं, जिस पे 10,000 रुपए का बकरा खरीदने के लिए दांत भी देखते हैं, सींग भी देखते हैं, फला चीज़ देखते हैं, और जो खुद को कुर्बान करने जा रहे होते हैं तो उसको मैं और आप तो नहीं रोक सकते भाई। कंसर्न अदारे मौजूद है ना, उसने वहाँ पे अपना लेआउट लगाया हुआ है, यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें आपने 4 नंबर प्लॉट बुक किया था, ठीक है, और अगले दिन आप आते हैं उसकी पिन निकली हुई है, तो आप कहेंगे नहीं कि यार ये तो बुकिंग हुई हुई है, मैंने बुक कराया हुआ है, इसकी पिन किधर है भाई? ऐसा होता नहीं है। देखिए हम सब माशरे का हिस्सा हैं, यकीनी तौर पे हमारे यहाँ भी काली भेड़ें होती हैं, लेकिन माशाल्लाह जो हमारा क्लाइंट होता है वो भी हम जैसा ही है। वो जब चाहता है जिन चीज़ों को जिधर ट्विस्ट करता है वो कर देता है। भाई हज़ारों लाखों ये गुलशन मेमार पूरा बसा पड़ा हुआ है, ये बिल्डर का बसाया हुआ है। हुकूमत को आप क्या मशवरा देंगे कि आपने फरमाया कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और ख़ास तौर पे जो बिल्डिंग का निज़ाम है, इससे 60 से 70 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलती हैं और मुल्क में बेरोज़गारी भी ख़त्म हो सकती है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो, और गवर्नमेंट की ज़मीन भी बहुत ज़्यादा बेकार पड़ी है, क्या आप इसमें मशवरा इस मुल्क की मुआशी हालत के लिए, और सारी दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं, कहीं उठा लें आप, इंग्लैंड देख लें, थाईलैंड देख लें और मुख्तलिफ ममालिक देख लें, आपको पता लग जाएगा कि कंस्ट्रक्शन, दुबई का भी बूम उस वक्त तक था जब कंस्ट्रक्शन बूम पे थी। जिस दिन कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई है वहाँ से आज दुबई का हालत देख लीजिए आप, जो भी सारा कुछ है। तो गवर्नमेंट को अपना फोकस इस तरफ करना चाहिए, अपनी चीज़ों को इस तरफ लाना चाहिए कि पाकिस्तान में मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन हो। बहुत शुक्रिया बाबर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी चेयरमैन आबाद बाबर मिर्ज़ा चुगताई साहब की। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमने पर्दा उठाने की कोशिश की और बहुत सी तशनगी रह गई। यही गुफ्तगू का हुस्न है। मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।